चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है बीएमबीएस पोस्ट रिजल्ट की, ठीक हो गया। आज की क्लास में हम एक थोड़ा सा जनरल ओवरव्यू लेंगे। लास्ट 2 अटेम्प्ट का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर आया, पास्ट पेपर आया, उसका पैटर्न देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि भैया हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए। देखिए बेटा, सीधी सी बात है कि हालात, सिचुएशन जो आजकल चल रहे हैं हम सबको पता है। किसी किस्म की कोई श्योरिटी नहीं है। नजूमी बेचारे आजकल तंग हुए पड़े हैं कि क्या हम प्रेडिक्शन करें। कोई समझ नहीं आ रहा कि आने वाले दिन कैसे हैं, आने वाले हालात कैसे हैं। हर आने वाला दिन पहले से ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। तो लिहाजा हमें कोई इस चीज का आइडिया नहीं है कि फ्यूचर में हमारा क्या बनने वाला है, ठीक है। तो लिहाजा हमारे पास क्या बचता है कि हम अपना आज का दिन अच्छा करें, आज का दिन हम अपना 100% दें, आज का दिन हम अपना परफेक्ट बेस्ट जितना हो सकता है वो दें, कल की अल्लाह ताला पे छोड़ दें। रिजल्ट जो है वो सारा कुछ अल्लाह ताला के हाथ पे छोड़ दें, तो इंशाल्लाह हमारे साथ बेहतरी होगी। ओके, अब मैंने जब अभी इसकी पोस्ट वगैरह भी लगाई थी, मैंने अनाउंस भी किया था चीज़ों का कि देखिए बेटा, ऑनलाइन एग्जाम जो है उनकी तरफ स्टूडेंट्स को जाना चाहिए। मतलब ऑनलाइन एग्जाम जो हो रहे हैं, हो सकता है कि सितंबर में फिर पता नहीं क्या सिचुएशन बनती है। अभी तो सीफैप एमएसए वालों को इजाजत मिल गई है, लेकिन जब से कल से लॉकडाउन लगा है फिर से न्यूज में कोरोना बढ़ना शुरू हो गया है। तो ये समझ नहीं आती कि क्या चल रहा है। तो लिहाजा हो सकता है कि हमारी सितंबर अटेम्प्ट में भी कोई इस तरह की क्या कहते हैं एडवेंचर जो है वो हमारे साथ हो जाए, एक चीज। दूसरे नंबर पे बेटा देखो, आई कैप की तरफ से एक स्पेसिफिक गाइडलाइन मौजूद है कि ऑनलाइन सिस्टम जो है ना, अब ऑनलाइन ये एक परमानेंट पैटर्न हमारे पास मौजूद है। अ, जी जी बेटा, सब्र तो करे, सारा कुछ बताता हूँ। जल्दी किस चीज की है, हम सारा इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। एक प्रॉपर अपनी क्लास है बेटा, ये कोई इस तरह नहीं है कि मैं आपको कोई ट्रायल देने बैठा हूँ या इस तरह की चीज। हमारी प्रॉपर क्लास है, सारा कुछ आपको मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। खैर, तो बेटा ऑनलाइन का जो सिस्टम है आई कैप, वो एक कॉन्टिन्यूस बेसिस पे चलाने जा रहा है। वो एक कंटिन्यूअस बेस पे चलाने जा रहा है। आप खुद देख सकते हैं कि एसीसीए के पेपर भी ऑनलाइन होते हैं और बड़े टाइम से होते आ रहे हैं, काफी सारे उनके ऑनलाइन पेपर होते हैं। तो प्रोफेशनल स्टडीज में लोग इंप्रूव कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया के ऊपर एक रोला चल रहा है कि जनाब जी टीचर खामोश बैठे हैं और टीचर जो है वो आई कैप को कह नहीं रहे या इसके ऊपर कोई वीडियोज नहीं बना रहे, खासतौर पर जिनके पास सोशल मीडिया स्ट्रेंथ है। तो वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपने पैसे छाप रहे हैं। और टीचर इसमें बात नहीं कर रहे। देखो बेटा, मैं आपको एक तरह सिंपल सी बात बताता हूँ कि टीचर का रोल क्या होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के कोई बड़ा मुअल्लिम इस दुनिया में मौजूद नहीं है, ना आया है और ना आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब पहली वही नाजिल हुई तो क्या कहा गया था, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, कि पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझको पैदा किया। मतलब बात कहां से स्टार्ट हुई, इल्म से, पढ़ाई से, मुअल्लिम थे। अगर बात सिर्फ तालीम की थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान नाजिल हुआ और वो कुरान हमें दे देते। अरबी थी, अरबी जबान में था, सारे अरबी लोग थे, पढ़ लेते। एक कुरान ही था ना, सारे अरबी लोग थे, पढ़ लेते। एक शहंशाह दो जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको क्या जरूरत थी कि जनाब वो अपने पेट पे पत्थर बांधते, उनको क्या जरूरत थी वो फाके काटते, उनको क्या जरूरत थी वो अपने दांत मुबारक शहीद कराते, उनको क्या जरूरत थी वो गजवात और जंगों में जाके लड़ते हैं, उनको क्या जरूरत थी वो अपने ऊपर कचरे फेंकवाते, उनको इस चीज की क्या जरूरत थी कि वो लोगों से बुरा भला सुनते। देखो, टीचर का काम सिर्फ ये नहीं होता बेटा कि आपको पढ़ा दिया जाए। एक चीज जो है मैं आपको दे दूं कि देखो जी ये बीएमबीएस है, आप इसको पढ़ो और जाओ पेपर पास करो। पेपर पास हो जाएगा बेटा, आपका मेरा एक रिजल्ट इंप्रूव हो जाएगा और मेरी एक गुडविल भी बढ़ जाएगी। लेकिन क्या मैंने अपने प्रोफेशन के साथ इंसाफ किया है? टीचर का काम क्या सिर्फ इतना है कि मैं आपको एक लकीर का फकीर बना के बैठूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिवेल्प किया, ओवरऑल साहबा कराम को डेवलप किया जिंदगी के हर स्टेज के ऊपर। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे इसका आंसर सब स्टूडेंट लाजमी दीजिएगा। आपको अपनी 8 या 9 क्लास के जिस टीचर का नाम याद है वो कौन से सब्जेक्ट के थे? मुझे बताएं जरा, सारे बताएं प्लीज, टाइप करके ना। किसी को कोई नाम याद है, कौन से सब्जेक्ट के थे वो? अना, असद, हमजा, मारिया, जुबैर, सब पुत्र जरा टाइप करें, या माइक है तो माइक ऑन करके मुझे बता सकते हैं। ओके, कंप्यूटर था, उर्दू था, और पाकिस्तान, ये क्या पीएचडी क्या होता है, पाकिस्तान सोशल स्टडीज? अच्छा, ओके ठीक है।
मैंने ये पहले भी ऑलरेडी क्लास में क्वेश्चन कर रखा है। अब मैं इससे एक चीज़ एनालाइज़ करता हूँ कि मुझे जो आंसर मिलते थे उसमें ज़्यादातर शामिल होता था उर्दू, इंग्लिश ज़्यादा। ये 2 सब्जेक्ट शामिल थे कि इनके टीचर्स हमें याद हैं, बाकी बहुत ही कम जो है हमें टीचर याद हो। मतलब केमिस्ट्री का तो किसी ने कहा ही नहीं, फिज़िक्स का भी किसी ने नहीं कहा, मैथ का भी किसी ने नहीं कहा और इसी तरह और भी सब्जेक्ट हम बहुत पढ़ के आए हैं, इलेक्ट्रिक थी वगैरह-वगैरह आप सारे पढ़ के आए होंगे, इकोनॉमिक्स किसी ने एमकॉम किया आईकॉम किया होगा। किसी को उस टीचर का नाम याद नहीं है। वजह क्या है कि उस टीचर का नाम क्यों याद नहीं है? वजह ये है बेटा कि देखो, केमिस्ट्री वाले टीचर ने हमें केमिस्ट्री पढ़ाई और आज हमें मुझे बताएं सीए फील्ड में केमिस्ट्री का क्या काम है। वो इतना औखा सा चैप्टर होता था, सब्जेक्ट होता था, हम बड़ी मुश्किल से इक्वेशनें बैलेंस करते थे, रट्टे लगाते थे। मुझे बताएं आज की प्रैक्टिकल लाइफ में उस लेक्चर का, उस सेशन का आज मेरे कोर्स के साथ कोई लिंक है? नहीं है। इस वजह से मुझे उस टीचर का नाम भी याद नहीं है। क्यों? क्योंकि जो उसने मुझे सिखाया या पढ़ाया मेरी आगे आने वाली जिंदगी में उसका कोई काम ही नहीं है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक कुरान पाक हम सबको दे के चले जाते तो जो कुरान पढ़ते वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद रखते, बाकी को तो पता ही नहीं होना था वो कौन है। हमारे दिलों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों मौजूद हैं, उनकी इतनी रिस्पेक्ट क्यों है? वजह यह है कि उन्होंने जिंदगी के हर मैदान में हमें सिखाया। हम जहां पे भी बाहर निकलते हैं हमें प्रैक्टिकली वो सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। एक तरीका तो ये है कि मैं आपको भाई उन्हीं दकियानूसी तरीकों पे रख के कहूं कि जी बस ठीक है, हम रोला डालते हैं जी एग्जाम फिजिकल होने चाहिए, ऑनलाइन नहीं होने चाहिए। इसके दो नुकसान होने हैं। पहले नंबर पे तो स्टूडेंट ने कहना है कि यार अगर हमारा टीचर ही कॉन्फिडेंट नहीं है कि हम ऑनलाइन पास कर सकते हैं तो हम क्या खाक करेंगे। और दूसरा बेटा, आज नहीं तो कल आपको ये स्किल सीखनी है। यहाँ नहीं सीखेंगे तो फर्म में जाके जो पहले 6 महीने ऑफिस बॉय बन के प्रिंटिंग स्टेशनरी का काम कर करके आप फिर सीखेंगे ही, तब ज्यादा बर्डन होगा, आज आपके ऊपर कम बर्डन है। तो इसका डबल नुकसान होता है कि जब हम इसके ऊपर रोला डाल दें कि नहीं जी एग्जाम फिजिकल हो ताकि हमारा रिजल्ट इंप्रूव हो। हम टीचर जो है बेटा, उसका काम ये नहीं होता कि वो स्टूडेंट को पढ़ाए, हमारा काम है हम आपको डेवलप कर दें। अगर एक ऑनलाइन सिस्टम आया है तो हमारा काम है कि हम आपको उसके मुताबिक डेवलप करें। ये तो नहीं है ना कि भाई हम सिर्फ ये सबसे बड़ा एक फ्लॉ रहा है कि आपकी तरफ से उसने ऑनलाइन सिस्टम लॉन्च किया लेकिन रेट्स को कोई उसने इस तरह की हिदायत ही नहीं दी कि भाई आप अपने स्टूडेंट्स को उस हिसाब से तैयार कराएं। तो लिहाजा बेटा हमारी क्लास में ये चीज़ मस्ट होगी। मैं नॉर्मली मेरे जो स्टूडेंट हैं उनको पता है बाकी सबको कि हम क्लास में प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी तैयार होते हैं। मैं पूरी बीएमबीएस आपको पढ़ाऊंगा, आपकी घर की, और सबसे ज़्यादा जिसकी वार्ड लगनी है वो आपकी फुफो होनी है। आपकी घर की प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके हम पूरी की पूरी बीएमबीएस पढ़ेंगे। कहीं पे एक ऐसी जगह पे नहीं कह सकते कि ये सब्जेक्ट जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, पूरे का पूरा सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है। हम प्रैक्टिकल लाइफ से इसकी एग्जांपल लेके पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पे बेटा मेरी इसमें पूरी कोशिश है तमाम स्टूडेंट्स के लिए कि जिनके पास लैपटॉप और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मौजूद है, हमारी जो डेली बेस पे असाइनमेंट होगी, असाइनमेंट हमारी डेली बेस पे मिलती है, उसको आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में सॉल्व करना है, लिखना है बेटा। मेरी आपसे एक पुरजोर रिक्वेस्ट है और इस वजह इसमें मुझे उल्टा मेरे ऊपर बर्डन क्रिएट होना है, लेकिन बेटा क्या होगा कि आपकी एक स्किल डेवलप हो जाएगी। आज नहीं तो कल जब आप फर्म में बैठेंगे, आपको ऑफिस चलाना पड़ेगा, तब आप याद करेंगे हाँ सर ने हमें ये चीज सिखाई थी। फिर ऐसा होता है, ऐसे ही लोग होते हैं, ऐसे ही टीचर से हमसे गलतियां हुई हैं बैक एंड पे कि हमने सिर्फ पढ़ाई को फोकस किया, हमने स्टूडेंट्स को पढ़ा के मार्केट में डालते रहे। और आज क्या होता है, आज होता क्या है कि जनाब जी टीचर्स की वर्थ आप खुद देख लें कि पोलियो के कतरे पिलाने टीचर पिला रहे हैं, बच्चों के बेफॉर्म बनाने हैं टीचर घरों में जाके तरले कर रहे हैं, मर्दमशुमारी करनी है टीचर कर रहे हैं। भाई इस टाइम सबसे वेला निकम्मा तबका जो है वो टीचर समझा जाता है। उसकी वजह ये है कि कहीं ना कहीं पे उस्तादों से ही गलतियां हुई है ना। उन्होंने जो लोग ऊपर फैसले ले रहे हैं उनको इस तरीके से नहीं सिखा के भेजा कि प्रैक्टिकल लाइफ में एक उस्ताद की जरूरत रहे या आपको याद है। तो लिहाजा बेटा मेरा इस तरह का कोई फोकस नहीं है, पूरी मेहनत होगी, आपको ऑनलाइन एग्जाम के लिए भी तैयार किया जाएगा वगैरह वगैरह। ओके, अब हम थोड़ी सी स्पेसिफिक बात करते हैं बीएमबीएस के कंसेप्ट के ऊपर, बीएमबीएस के सब्जेक्ट के ऊपर। देखो बेटा ये वो वाला चैप्टर है या सब्जेक्ट है जिसको आज तक मतलब पिछली अटेम्प्ट तक इसको ऐसे हम ट्रीट करते थे जिस तरह घर में हमारी 1-2 साल लॉकडाउन में बैठ के इज्जत बन चुकी है। मतलब टके के नहीं, कुछ भी नहीं। एक छोटा घर का बच्चा जो होता है हम इसको वो समझते थे कि चल यार जब दरवाजा खटखटाए तो फिर हमने आवाज देनी है जाके खोल, या शॉप से कोई चीज लानी है तो छोटे भाई को भेज दिया जाके, एक छोटे बच्चे वाला हमने इसको हमेशा ट्रीट किया है यार कोई नहीं यार ये तो निकल जाना। लेकिन बेटा देखो
लास्ट 2 अटेम्प्ट में ये चीज़ बिल्कुल इनवैलिड होके रह गई है। आई कैप टोटली उसने अपना फोकस जो है वो बीएमबीएस का शिफ्ट कर लिया है स्ट्रेट क्वेश्चन से केस स्टडी की तरफ। लास्ट अटेम्प्ट का 85% केस स्टडी था। अच्छा, अब वो केस स्टडी भी अजीब है, और असल चीज जो है ना, वो परेशानी की बात ये नहीं है कि वो केस स्टडी पे जंप कर गया है, असल चीज कुछ और है। अब जो वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, नॉर्मली ये क्वेश्चन फाइनल लेवल पे होते थे कि आपसे आपकी ओपिनियन पूछी जाए। इंटर स्टेज पे क्या होता था कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाता था और कहा जाता था कि हमें बताएं कि इसके मुताबिक बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है, आप मुझे बता दें। पहले जनाब जब से 2013 की पॉलिसी चेंज हुई है, 8 10 12 अटेम्प्ट हमने टिका के इस चीज के ऊपर रखा है कि रट्टे मारो, निकालो और जाओ। लेकिन अब आके उसने एक बात की है, उसको कहता है कि देखो ये आपने बुक थी, आपने पढ़ ली, माशाल्लाह आपने कोई तीर नहीं मारा, ये लें जी, ये मेरा एक केस है, सिनेरियो है, इसको भी पढ़ ले, आपने ये भी पढ़ लिया, मुझे बताएं कि इसके मुताबिक आप क्या सोचते हैं, आपकी ओपिनियन क्या है। अब उसका क्वेश्चन ये नहीं होता कि मुझे बताओ कि बुक में क्या लिखा हुआ है। पहले ये होता था कि एक पूरी केस स्टडी होती थी, 10-15 लाइनें, 20 लाइनें जो भी है, नीचे जाके बताता था कि बताएं जी बुक के अंदर फलानी थ्योरी के अंदर क्या लिखा हुआ है, स्टेट कर दो, नरेट कर दो, एक्सप्लेन कर दो। अब वो ये चीज नहीं कर रहा, अब वो ये कह रहा है कि भाई मुझे पता है आपने बुक पढ़ ली है, बहुत ज्यादा पढ़ ली है, केस स्टडी आपने भी देख लिया है, बहुत ज्यादा देख लिया है, मुझे बताएं कि आपकी समझ बूझ में इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए, आप इसका क्या फैसला करेंगे। अब अगर क्वेश्चन ये है कि एक क्वेश्चन ऐसा आया है जो आपसे आपकी ओपिनियन पूछी जा रही है, तो उसका आंसर क्या होगा। बेटा देखो, बीएमबीएस के जो अब रिसेंट ट्रेंड रहा है, 85% जो है वो टोटल प्रैक्टिकल बेस पे, सिनेरियो बेस पे चला गया, ठीक है। अब यहां पे आंसर करने की टेक्निक क्या है पुत्र, के आपने जो भी आंसर किया है, कोई परफेक्ट आंसर नहीं होगा। बीएमबीएस की पेपर के अंदर जो लास्ट 2 अटेम्प्ट गई है, इसमें किसी शख्स का क्वेश्चन परफेक्ट आंसर नहीं हो सकता। यहां पे करना क्या था, आई कैप आपसे डिमांड क्या कर रहा था, वो कह रहा था कि देखो आप जो आंसर कर रहे हो, क्या उसको जस्टिफाई कर पाते हो। मतलब उसने एक केस स्टडी दी, जनाब जी एक घर है, वहां पे ये लोग रहते हैं, या एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे ये बिजनेस हो रहा है, लोग जो है इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इंप्लॉयज के अंदर में दरमियान में ये कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, मैनेजमेंट जो है ये वाले डिसीजन ले रही है, आप क्या सोचते हो बताओ। अब आपको सोचना है, वो आपने बताना है कि जी आपने बुक में पढ़ा था कि इस सिचुएशन में सबसे बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन यही रहेगा, तो आपने फिर उसको जस्टिफाई करना होगा। तो बीएमबीएस के आंसर में पहले हम कहते थे कि 2 पोर्शन होते हैं कि भाई बुक का पोर्शन लिखो, एक्सप्लेनेशन लिखो, बात खत्म। कोई भी क्वेश्चन हो, बुक के अंदर से जो थ्योरी वगैरह है वो लिखो और उसमें थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन ऐड करो और आपका क्वेश्चन सॉल्व है। अब ये नहीं है, अब इसके अंदर एक तीसरा पॉइंट ऐड हुआ है, वो है जस्टिफिकेशन। आपको जस्टिफाई करना होगा अपना आंसर, कि आपने जो आंसर दिया है क्या वो केस स्टडी के साथ रिलेट है कि नहीं है। तो लिहाजा अब बीएमबीएस एक काफी खतरनाक सब्जेक्ट बन गया। अभी चेंज के बाद इसने क्या बनना है, आई डोंट थिंक सो, लेकिन जो पेपर पास पेपर के हमने 2 रिसेंट अटेम्प्ट देखे हैं बेटा, अब वो इस तरीके से नहीं होने वाला कि आप सेल्फ स्टडी में बैठ के बुक को रट्टा लगा लो या नोट्स को रट्टा लगा लो और आपका पेपर हो जाए, ठीक है। अब चीज डिफरेंट है। अच्छा, अब हम जरा इस बुक को देखते हैं कि क्या इसको कहां से हमने करना, कहां से, मतलब हमारा पढ़ाई का पैटर्न क्या होना चाहिए। देखो बेटा, पूरी बुक के तकरीबन पेजेस ऑलमोस्ट 300 है, लेकिन इसमें से जो हमने याद करने हैं वो सिंपल 100 पेजेस हैं जिनको हमने याद करना है। मेरी बात ध्यान में रखें बेटा, याद करना और पढ़ना 2 डिफरेंट चीजें हैं। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हमें 100 पेजेस पढ़ने हैं, बेटा पेजेस 100 नहीं पढ़ने, पेजेस हमें पूरी बुक करनी है, हमें साथ में पास पेपर करनी है, हमें हर चीज करनी है, याद हमें सिर्फ 100 पेज करने हैं। मतलब ये हमारा पहला चैप्टर है, इसके कितने पेजेस टोटल हैं, 11 पेजेस हैं, दूसरे के 22 हैं और बाकी तमाम के 10 11 पेजेस हैं। तो मुश्किल 100 110 115 पेजेस बनते हैं, याद वो करने। अगर हम 300 पेजेस बेटा याद करने बैठ जाएं तो रहने वाले 4 महीनों में फरिश्ते भी याद नहीं कर सकते। 300 350 400 पेजेस करना मजाक नहीं है, आप अगले टाइम पे कर ही नहीं सकते। फिर क्या होगा, आप सिलेक्टिव स्टडी की तरफ जाएंगे, हाँ जी हम कम्बिनेशन कर लेते हैं, 11वां चैप्टर कर लो, पहला दूसरा कर लो और उसके बाद इस तरह 6वां 7वां 8वां कर लो जी हमारा 60-70% पक्का हो गया, हम पास हो गए। बेटा जब तक आप एग्जाम में अब 100% पेपर करके नहीं आओगे, आपके पासिंग परसेंटेज जो है या पासिंग चांस जो है वो 50% कम हो जाएंगे। एक क्वेश्चन भी छोड़ के आओगे तो बेटा कम हो जाएंगे।
तो लिहाजा पेपर आपने सारा सॉल्व करना है, इसमें तो अब कोई चीज छोड़नी नहीं है। दूसरे नंबर पे बेटा पूरी बुक याद नहीं करनी, ये हमारी गलती होती है। हम क्या करते हैं कि पूरी बुक याद करने के चक्कर में अपने ऊपर प्रेशर डेवलप कर लेते हैं। जब भाई उसने आपसे बुक पूछनी नहीं है तो आप याद क्यों कर रहे हो? वो आपसे बुक पूछ ही नहीं रहा। मुझे आप लास्ट अटेम्प्ट का पेपर उठाएं और मुझे कोई एक क्वेश्चन निकाल के दे दे जिसमें वो बुक पूछ रहा हो आपसे। सिंपल एक है, शायद एक जगह पे एक क्वेश्चन छोटा सा है, स्ट्रेट जो है, या 11वां चैप्टर छोड़ के। 11वां चैप्टर क्योंकि उसके अंदर केस स्टडी नहीं है, आईटी का है, वो आपसे और पूछ क्या सकता है। हमें तो कंप्यूटर से लैपटॉप का इतना ही पता है कि यार यूट्यूब पे मूवीज देखी जाती हैं और वेबसाइट से फिल्में डाउनलोड की जाती हैं, दैट्स इट। तो लिहाजा 11वें चैप्टर का छोड़ के किसी और चैप्टर में उसने आपसे बुक नहीं पूछी। ठीक हो गया। तो लिहाजा हमने सिर्फ 100 पेजेस याद करने, और वो कौन से करने हैं, ये हमारे नोट्स मौजूद है। बुक को हमने सिर्फ पढ़ने की हद तक रखना है, और वो भी कैसा होगा कि जब भी हम कोई टॉपिक क्या करेंगे, उसकी जो एग्जाम्पल स्टडी टेक्स्ट में मौजूद होगी वो आपकी असाइनमेंट हुआ करेगी। ठीक है, जहां पे एक्सप्लेनेशन है आपको करने की या पढ़ने की जरूरत होगी, वो हम आपको स्टडी टेक्स्ट से मैं आपको बताऊंगा आपने करना है। खुद स्टडी टेक्स्ट को नहीं छेड़ना पुत्र। क्या होगा कि एट द एंड फिर आप बर्डन क्रिएट कर लेंगे, प्रेशर क्रिएट कर लेंगे। स्मार्ट लेवल की स्टडी करनी है। ठीक हो गया, ओके। तो ये दो चीजें हमने क्लियर कर ली। पहले नंबर पे बेटा कि ऑनलाइन एग्जाम की तरफ क्यों हमें जाना चाहिए, बेटा खुद को डेवलप करो। अब ये वो वाले बहाने छोड़ दो। प्रोफेशनल, देखिए मेरी बात सुने बेटा, प्रोफेशनल स्टडी में आप आए हुए, मैं बहुत ही इनफॉर्मल होकर आपको ये समझाने जा रहा हूँ। मुझे इसमें ना फॉर्मेलिटी या मैं रखूँ कि नहीं जी मैं थोड़ा सा मुनाफकत रख के आपके साथ बात करूँ, ऐसा नहीं है। मैं आपको सीधा सा एक इनफॉर्मल तरीके में समझाने जा रहा हूँ, और इसको जरा समझिएगा, नहीं तो ये फ्यूचर में आप फेस करने वाले हैं। देखिए बेटा, प्रोफेशनल स्टडी में आप आ गए और आपके पास सिर्फ 3 से 4 साल है। ये 3 से 4 साल वो हैं जिसके अंदर आपके घर वाले आपको सपोर्ट करेंगे और फैमिली वाले आपको सिर्फ पूछेंगे कि पुत्र क्या कर रहे हो, क्या रिजल्ट आ रहा है, कितने नंबर आ रहे हैं। बस आपके पास बेहतरीन आंसर मौजूद होगा कि जिस ये मुश्किल डिग्री है इसमें 5, 5.5 साल, 6 साल लग जाते हैं। जैसे ही आपके 4 साल निकल जाए, और बिलीव मी 4 साल निकलते पता ही नहीं चलता, ऐसी अटेम्प्टें लगती हैं, टाइम आपको मैं प्रैक्टिकली फेस करके बैठा हूं बेटा। 4 साल निकलते पता नहीं चलेगा। 4 साल बाद आपके साथ 3 चीजें होनी है। पहले नंबर पे आपके पेरेंट्स बूढ़े हो जाएंगे, यकदम आपको पता भी नहीं चलना। आपकी किसी बहन बेटी की एक की शादी होनी है, वालिदैन को एक परेशानी आनी है, वालिदैन बूढ़े हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। दूसरे नंबर पे अब आपके रिश्तेदारों ने बातें चेंज कर लेनी है। तो यार किना रह गया पीछे, मतलब बड़ा टाइम हो गया भाई, फलाने का मुंडा करके आ गया, वो फलाना था उसने बीए किया, अब तो सरकारी नौकरी लगी बैठी है उसकी। खासतौर पे फीमेल को जो फेस करना पड़ता है ना, वो इससे भी ज्यादा बुरा है। फीमेल के साथ दो चीजें होती हैं, एक तो बेटा टाइम वेस्ट होने की वजह से उनमें डिप्रेशन पैदा हो चुका होता है, फैमिली वालों के साथ रिश्तेदारों के उनके क्वेश्चन सुन सुन के उल्टा जवाब देने की इरिटेट होती है। और फिर पता क्या होता है, असली तो पहले कैसी कुड़ी ना पढ़ो, बदतमीज हो गई। और अगर आप खुदा ना खास्ता हॉस्टल में जाके रहती हैं, 4 साल 5 साल गुजरने के बाद आप वापस इंटर भी नहीं होता घर आते हैं, तो फिर अल्लाह माफ करे जो आपको बातें सुननी पड़ती हैं। क्योंकि मैं फॉर्म में रहा हूँ, मेरे पास फॉर्म में ट्रेनी स्टूडेंट्स, लड़कियां बच्चियां हैं बेचारी, जिनके अभी सीए नहीं हो रहे क्लियर, और वो ग्रेजुएशन की बेस पे रजिस्टर है, और हमें पता है कि वो घर वालों से कैसे कैसे प्रेशर सुन रही हैं, बिरादरी की तरफ से कैसी कैसी बातें सुननी पड़ती हैं। तो बेटा आपके पास जिंदगी के यही 4 साल पड़े हैं, जिनमें आप कुछ बन जाएंगे तो बन जाएंगे, नहीं तो टाइम तो गुजर ही रहा है। अब बेटा अगर इन 4 सालों को आप सिर्फ इस बहाने पे वेस्ट करते रहे कि यार इस बार फिजिकल एग्जाम नहीं हुआ, मैं फेल हो रहा हूँ, यार इस बार क्या कहते हैं घर में बैठे हैं, लॉकडाउन है, जाके क्लासेस फिजिकल नहीं ले सके, तो भाई चलो कोई नहीं यार पेपर स्किप कर देते हैं, या भाई इस बार पेपर मुश्किल था, या चलो यार थोड़ा सा सो लेते हैं, ये थोड़ा सा उठ लेते हैं। बेटा ये बहाने अभी आपको बड़े अट्रैक्टिव लगेंगे। 4 साल के बाद आपको जो हालात फेस करने वाले हो ना, हम देखो यार सीए के स्टूडेंट है ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं। हमारे कोई वो बड़े ख्वाब नहीं होते कि बड़ा घर, बड़ी कोठी, बड़ा बंगला। हमारे छोटे छोटे ख्वाब होते हैं। मतलब एक बड़ा घर है भी सही तो हम उसमें ये सोचते हैं कि हमारे माँ बाप जो है वो खुशी से बैठे गार्डन में बच्चों के साथ खेलते हुए ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं। हमारे पास एक बड़ी गाड़ी है तो साथ वाली सीट पे हम अपने माँ बाप को इमेजिन कर रहे होते हैं। हमारे इससे बड़े ख्वाब नहीं होते। और फिर होता क्या है कि सीए ने जितने ख्वाब तोड़े इतने किसी ने नहीं तोड़े होंगे। इसमें कितनी कमजोरियां है हमारी सीए की एजुकेशन फील्ड के अंदर। प्रैक्टिकली जब आप आएंगे आपको पता चलेगा इंशाल्लाह कि इसने जितने ख्वाब तोड़े किसी ने नहीं तोड़े।
हम जहाँ पे सोच रहे होते हैं कि हम अपने अम्मी-अब्बू को अय्याशी कराएँगे, हम इंशाअल्लाह जल्दी से क्वालीफाई करेंगे, एक लंबी चौड़ी तनख्वाह लगेगी, ज़ाहिर बात है सारे तनख्वाहों के चक्कर में बैठे हैं, बाकी सीए में हमें कोई दोहराए हदीस तो नहीं कराया जा रहा ना कि हमारी आखिरत संवर रही है। तो लिहाज़ा हम जहाँ पे सोच रहे होते हैं कि जी हम 4 साल बाद इंशाअल्लाह सीए करके और अपने माँ-बाप को अय्याशियाँ कराएँगे, वही 4 साल बाद हम अपने माँ-बाप से खर्चे माँग रहे होते हैं, जब वो बूढ़े हुए बैठे होते हैं। तब हम उनको कह रहे होते हैं जी हम डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं। तब हम उनको कह रहे होते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं, भैया झूठ बोल रहे होते हैं कि जी हमारे पेपर पास हैं और हम अभी इंटर में ही होते हैं। फिर मुझे रात को 2 बजे कॉलें आई पड़ी होती हैं, सर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, बताएँ मैं क्या करूँ अब? मैं घर में भी नहीं बता सकता, अब्बू-अम्मी बूढ़े हो चुके हैं, मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया है। बेटा सीए अगर आपके गले पड़ गया ना पुत्र इसको निकालो, मुसीबत है एक। जब तक ये नहीं निकलेगा आपका कोई सुख का साँस नहीं है, टाइम आपका वेस्ट हो रहा है और इसके अलावा आप कहीं और के नहीं रहे अब। अगर आपने इस टाइम 1.5 साल से ऊपर का अरसा सीए के अंदर लगा लिया है, तो बिलीव मी अब आप और किसी फील्ड के फिलहाल काबिल नहीं रहे। और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है खासतौर पे सीए का इसमें बहुत कमजोरियां हैं। शबर जैदी साहब ने इसको हाईलाइट किया था कि आप खुद देखें कि ईएफसी में बच्चे को आइडिया ही नहीं होता कि आगे चल के हमने कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। वो बड़ा खुश होकर जनाब जी इंग्लिश बीसी आईटी क्यूएम जो है वो बड़ा खुश होकर क्लियर करता है, ले ये तो कोई आसान है, मसला ही नहीं है, धड़ा धड़ आ रहे हैं। जब कैफ में जाते हैं तब पता चलता है यार ये अकाउंटिंग क्या बला है, ये डेबिट क्रेडिट क्या होता है, ये टैक्स क्या है, ये लॉ, मर्केंटाइल लॉ, कंपनी लॉ, कंट्रैक्ट, ये क्या बलाएं हैं। तब तक आप साल 1.5 साल और घर वालों का 2-2.5 लाख रुपया चट कर चुके होते हो। फिर क्या होता है कि कैफ में एक अटेम्प्ट लगी, आप कहते हो चलो यार कोई नहीं, ये तो घर में झूठ बोल देता ना, अगले साल मैं कवर कर लूंगा। उधर एक बार अटेम्प्ट लगी ना तो वो कवर नहीं होती अगर आपने झूठ बोल दिया। एक एक अटेम्प्ट झूठ बोलते हैं, दो बोलते हो, चलो यार खैर है कोई नहीं, एफएससी में मेरी 80% 90% मार्क्स हुआ करते थे, यहाँ पे मेरे से 50% नहीं आएंगे, चलो यार पिछली बार थोड़ी सी कम मेहनत की थी, इस बार ज्यादा कर लो। फिर क्या होता है कि जब आप साल 1.5 साल 2 साल लगा चुके हैं सीए में, ऊपर से चंगा भला माँ बाप का पैसा भी खर्च कर चुके हैं पुत्र, और फिर आप बैठ के सोच रहे होते हैं कि यार अब मैं क्या करूं। फिर आप जनाब जी फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट ढूंढ रहे होते हैं, फिर आप सोच रहे होते हैं जी मैं फलानी क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करूं, स्टॉक में इन्वेस्ट करूं, कहीं से बचा चूंकि ताकि मेरी कोई इनकम जनरेट हो। ये सारी आपकी डिस्ट्रैक्शन है, फजूलियात है, बकवास है। आपकी मेन प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी स्टडी है पुत्र, प्रोफेशनल स्टडी है, इसके बाद आपने कमाना है। अगर आप इसी में बहाने करेंगे कमाई कहां से आएगी। ये स्टडी आपको कमा के देगी। एफएससी वाली कमाई की नहीं थी स्टडी, कोई फर्क नहीं पड़ता था। यहां पे आपने ये स्टडी करके कमाना है, पैसा अर्न करना है, तो जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी आएगा पैसा। कभी शॉर्टकट से पैसा नहीं आता। मैंने अपनी वीडियो में बताया कि दो चीजों का इस दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं है। आप काफी लोग प्रैक्टिकली फेस कर चुके हैं, एक हलाल की कमाई बेटा, और दूसरे नंबर पे वजन कम करना। कोई शॉर्टकट नहीं है, बहुत ट्राई कर चुका हूं, कोई शॉर्टकट नहीं है। आप में से सब ने प्रैक्टिकली ये सिचुएशन फेस की हुई होगी। खैर हम में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जितना मर्जी खा ले, लगता ही नहीं है यार उनको, पता नहीं कौन सी फुफ्फो की बददुआ ली होती है उन्होंने। ओके, तो बेटा कोई शॉर्टकट नहीं है। आपके पास अभी टाइम है, ये अगले 4 साल हैं, इसी में ही आपने कुछ बनना है तो बन जाना है, नहीं तो एट द एंड आपके लिए सिर्फ डिप्रेशन है और वो बढ़ता ही जाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं अपने सब्जेक्ट की। मैं ज्यादातर बात नहीं करूंगा लॉ बीएम की, सिर्फ इन 2 सब्जेक्ट्स की बात करूंगा कि बेटा देखें, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो क्लास के अंदर रहते हुए तैयार हो सकते हैं। मतलब मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं कि बीएम बीएस के लिए आपको क्लास से एक्स्ट्रा कोई टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। सिंपल क्लास में आना आपका जरूरी है, लाइव क्लास में आना आपका जरूरी है। उसके बाद हम इतनी बार इसको रिवाइज करते हैं, इतनी बार इसको रिवाइज करते हैं कि ये आपको जबान पे रट जाती हैं हर चीजें। छोटा सा एक सब्जेक्ट है, 100 पेजेस है, सिर्फ 100 पेजेस हैं, कुछ भी नहीं है, 100 पेजेस हैं। पढ़ना क्या होता है, टीचर का काम, मैं आपको ये नहीं पढ़ाऊंगा, ये आप खुद नहीं पढ़ सकते यार, ये आपको अंग्रेजी नहीं आती, ये इसमें कौन सा वर्ड मुश्किल है, कंट्रोलिंग रिसोर्सिंग वगैरह कौन सा वर्ड मुश्किल है। मुझे आपको यहाँ पे ये बताना है कि इसमें से क्वेश्चन कैसे आ सकता है, कितने तरीकों से क्वेश्चन पूछ सकता है, आप इसमें से आंसर देते वक्त कहां पर कंफ्यूज हो सकते हैं। मुझे आपको यह समझाना है, मुझे आपको यह समझाना है कि एग्जाम में आपने ड्राफ्टिंग कैसे करनी है आंसर की। बुक आपको याद होगी, कुछ भी है, फिर भी आप बैठे होंगे सर मैं सारा ठीक कर गया, मुझे बुक भी आती, मैं फेल कैसे हो गया। आपको मैंने ड्राफ्टिंग सिखानी है कि आपने क्वेश्चन ड्रा कैसे करना है।
आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने का तरीका बताना है। बीएमबीएस में मसला ये है कि इसमें कोई क्वेश्चन 10 लाइनों से कम होता ही नहीं है, और ये इतनी सारी इकट्ठी अंग्रेजी देख के हमारे तोते उड़ जाते हैं भाई। थोक के हिसाब से अंग्रेजी लिखी होती है, और हमारा जब एग्जाम में बैठे होते हैं दिमाग कहीं और ही होता है। हम पहली 2 लाइन पढ़ने के बाद तीसरी लाइन पे जाते हैं, पहली 2 लाइनों का पता ही नहीं होता क्या थी वो। 3-3 बार तो हमें क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, और फिर भी हमें समझ नहीं आता। हम उसमें से सिर्फ एक वर्ड ढूंढ रहे होते हैं कि यार हमें कम से कम कोई एक वर्ड तो नजर आ जाए जो हमारा जाना पहचाना हो, ताकि हम उसका आंसर लिख सकें। तो वो सिर्फ एक वर्ड हम ढूंढ के और आंसर लिख के आ जाते होते हैं। नहीं पुत्र, हवास को कायम रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरे नंबर पे बेटा, अपने दिमाग पे भरोसा नहीं करना। इस दुनिया की सबसे आलसी तरीन चीज जो है ना, वो आपका अपना दिमाग है। ये आपको सिर्फ वो चीज बताता है जो उसको आती है, वो ये हर चीज आपको नहीं बताएगा कि जो पूछा जा रहा है। हमारा दिमाग क्या करता है, देखो मैं आपको कहता हूं ये लाइन पढ़ो, आप में से 60% लोग जो हैं पूरी लाइन नहीं पढ़ेंगे, मतलब इसमें से चंद वर्ड पढ़ के बता देंगे सर ये फलाना टॉपिक है। मतलब मैं आपसे कहता हूं कि वर्ड प्लानिंग पढ़ो, क्या आपने इसका हर स्पेलिंग पढ़ा? ये सिंपल 1-2 स्पेलिंग देख के आपको अंदाजा हो गया कि ये प्लानिंग है? मुझे बताएं सारे, क्या आपने इसका एक एक स्पेलिंग पढ़ा है या आपको सिंपल देख के अंदाजा हुआ है? ओ यार माइक ऑन कर लो भाई, क्या क्यों परेशान हो रहे हो, शर्मा रहे हो? इस क्लास में अजीब है यार, शर्मारे वाला के बंदे। इस क्लास में आपकी आवाज के अलावा कोई आइडेंटिटी नहीं है। जो बोंगियां मार सकते हो मारो, जितना ज्यादा बोंगियां मारोगे बच्चे उतना ज्यादा सीखोगे, उतना ज्यादा पढ़ोगे आप। ठीक है, तो उस टेंशन में नहीं बैठना चाहिए। ये हम इंशाल्लाह कल की क्लास में फिर मजीद डिस्कस करेंगे इस बात को। पर खैर, तो भैया हमारा माइंड क्या करता है कि क्वेश्चन के अंदर से 3-4 लाइनें जो होती है उसके काम की वो निकाल के हमें बता देता है जी इसका आंसर है। वजह क्या है? क्योंकि उससे आता होता है वो ये नहीं बताता कि आई आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एग्जामिनर कहाँ पे क्या जख मार रहा है, वो आपसे मांग क्या रहा है। तो लिहाजा ये चीज मैंने आपको सिखानी होगी। ठीक हो गया। ओके, अब हम पढ़ने के पैटर्न के ऊपर जरा बात कर लेते हैं। बेटा बीएमबीएस के 11 चैप्टर हैं। पहला और दूसरा चैप्टर का वेटेज 25 नंबर का है। तीसरा, चौथा और पांचवा इसका वेटेज तकरीबन 15 मार्क्स का है। इस तरह छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां ये कॉम्बिनेशन है, और 11वें का 15 नंबर का वेटेज है। बाकी सबके 15-15 नंबर के वेटेज है। पहला और दूसरे चैप्टर का 25 नंबर का वेटेज है। अच्छा, अब बेटा यहाँ पे हमारी जो स्ट्रेटजी है पढ़ने की, हम तरतीब से चलेंगे चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 11 तक। उसकी वजह यह बेटा कि हर चैप्टर दूसरे के साथ लिंक है। बाकी सब्जेक्ट्स में हम ऐसा कर लेते हैं कि लॉ बाद में, कंपनी लॉ पहले कर लिया, एम लॉ बाद में कर लिया, उसमें हम ये कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर बीएमबीएस के अंदर हर चैप्टर एक दूसरे के साथ लिंक है। तो लिहाजा हम जब तक तरतीब से नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें चीजें नहीं पता चलेंगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि आप घर बनाने का स्टार्ट कैसे करते हो, तो आप यही बताओगे कि सर सबसे पहले हम जाके जगह विजिट करेंगे, कोई प्लॉट लेंगे, नक्शा बनाएंगे, फिर उसकी बेस खड़ी करेंगे, उसके ऊपर छतें डालेंगे, फिर उसकी डेकोरेशन वगैरह और रेनोवेशन वगैरह होगी। सेम इस तरह जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो बेटा तब उसकी भी प्लानिंग से ही काम स्टार्ट होता है। हम शुरू ऑनर से करेंगे और एंड जो है वो एम्प्लॉइज पे करेंगे। मतलब पहले चैप्टर में हम सारे का सारा ऑनर्स को पढ़ा रहे होंगे कि भाई बिजनेस होता क्या है, मैनेजमेंट होती क्या है, इनका काम क्या होता है, कितने तरीके की मैनेजमेंट होती है वगैरह वगैरह। दूसरे चैप्टर में फिर हम मैनेजमेंट को पढ़ाएंगे कि देखो भाई आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, कम से कम आपको ये वाले मामला तो, फैक्टर्स तो पता होना जो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। जाहिर सी बात है जो मैनेजमेंट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो प्रोफेशनल होती है किसी स्पेसिफिक फील्ड की। मतलब एक आईटी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी मैनेजमेंट मोस्टली आईटी स्पेशलिस्ट होंगे। तो क्या एक कंपनी को सिर्फ आईटी रिलेटेड मैटर ही सामने करना पड़ता है? नहीं, उसको बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसके एनवायरनमेंट में जो उसको अफेक्ट करते हैं। तो पहले बिजनेस शुरू करने से पहले हम मैनेजमेंट को बताएंगे कि बेटा देखो आपको ये वाले फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, अगर आप इनको हैंडल कर सकते हो तो बिजनेस स्टार्ट करो, नहीं तो नहीं। दूसरा चैप्टर हमारा खत्म होगा, उसके बाद मैनेजमेंट डिसाइड करेगी जी हाँ उसने बिजनेस करना है कि नहीं करना। अगर वो बिजनेस करना है तो फिर हम तीसरे चैप्टर पे चले जाएंगे। फिर हम उनको बताएंगे कि आप स्ट्रक्चर बनाओ, ढांचा बनाओ, एक नक्शा बनाओ ऑर्गेनाइजेशन का। फिर हम चौथे चैप्टर में जाएंगे, कहेंगे कि आप नक्शा बना लिया, अब इसके अंदर लोग भर्ती करो, उनके कल्चर डेवलप करो, फिर उन लोगों को मैनेज करना सिखाएंगे। तो भाई चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक हर चीज सीक्वेंस में चलती है बीएमबीएस में।
और बिलीव मी ये सारे का सारा प्रैक्टिकल आपके एक घर की एग्जांपल के ऊपर पूरा सब्जेक्ट है। आपका घर हो या एक बिजनेस हो, तकरीबन सेम तरीके से चलते हैं, हर चीज सेम होती है। ठीक हो गया? तो लिहाजा बच्चे ये हमारा इसके ऊपर एक पैटर्न होगा। जहां तक बात है टेस्ट की, बेटा असाइनमेंट तो होगी डेली बेस के ऊपर। डेली बेस के ऊपर आपको असाइनमेंट मिलेगी। हर चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैं आपको कोई ना कोई असाइनमेंट दिया करूंगा। वो गूगल से सर्च करने की असाइनमेंट भी हो सकती है, वो स्टडी टेक्स्ट से भी सॉल्व करने की असाइनमेंट हो सकती है, वो पास पेपर का क्वेश्चन भी हो सकता है, वो कोई भी असाइनमेंट हो सकती है। हर क्लास के बाद आपको असाइनमेंट मिलेगी और उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, असाइनमेंट करनी होगी। क्यों? मुझे आप लोगों पे टके का भरोसा नहीं है कि आप बाद में घर में पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे। आपकी तैयारी मैंने क्लास में ही करा के भेजनी है। ठीक है? कोई जरूरत नहीं है क्लास के बाद पढ़ने की, घर जाके पढ़ने की, क्लास में ही करनी है हमने सारा कुछ। ओके, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे टेस्ट जो होंगे बेटा, हमारा जब भी चैप्टर कंप्लीट होगा हर चैप्टर का टेस्ट होगा। इस तरह टॉट, क्विज, मॉक, हमारे बेतहाशा टेस्ट होंगे। छोड़ दें इसको, बहुत ज्यादा पास पेपर हमारे पास, हर चैप्टर के पास पेपर मौजूद हैं, क्वेश्चन बैंक मौजूद हैं। किधर है भाई? आइए जरा सामने। असाइनमेंट्स है, ये क्वेश्चन बैंक, हर चैप्टर के पास पेपर हमारे पास मौजूद है। चैप्टर 11 के कितने क्वेश्चन मौजूद हैं? ये आपकी असाइनमेंट्स ही होनी है सारी। जब तक हमारी बुक कंप्लीट होनी है तो हम तकरीबन पिछले 6-7 अटेम्प्ट्स के जितने भी पास पेपर होंगे वो कर चुके होंगे। ये हम साथ साथ करते जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारे पास पेपर भी साथ में हो चुके हैं। ठीक हो गया? तो टेस्ट हमारे इस तरह होंगे। इसके बाद बेटा एग्जाम से पहले पहले तक हमारी तकरीबन 3 बार रिवीजन हो जाएगी। हमारा एक पैटर्न होता है कि जैसे ही हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट होंगे, छठा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हम पीछे से अपनी रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। मतलब 2 दिन अगला लेक्चर होता है, तीसरे दिन हम पिछले चैप्टर की, किसी भी चैप्टर की ओरल रिवीजन करते होते हैं, आपसे सुनते होते हैं, आपसे डिस्कशन भी करते होते हैं। ठीक है? इसके बाद जब हम एग्जाम के करीब पहुंचते हैं, फिर हमारी ओवरऑल क्या कहते हैं रिवीजन चलती है 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन की। ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे 2 चीजें हैं। मैं आप सबसे कहता हूं कि अपने साथ ईमानदार रहते हुए, कि जिन स्टूडेंट्स के लास्ट अटेम्प्ट में मार्क्स 30 से नीचे आए हैं, वो जरा मुझे अलहदा से व्हाट्सएप करेंगे। उनको थोड़ा सा डबल एफर्ट की जरूरत है। उसके लिए क्या प्लान है हमारा, कि जो हमारा रेगुलर बैच ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, उसके दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया अब अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा हम इंशाल्लाह कल स्टार्ट कर देंगे उसका। तो आपको वो लेक्चर पहले लेके आना पड़ेगा क्लास में, फिर दोबारा क्लास में आप लेक्चर लेंगे। मतलब आप एक लेक्चर एडवांस में चलेंगे जिनके 30 से कम मार्क्स आए हैं, ताकि आप एक बार पहले रिवाइज करें, फिर हम क्लास में रिवाइज करें, फिर आप टेस्ट दें, आपकी तैयारी ज्यादा अच्छी प्रिपेयर हो जाए। हाँ, जिनके इससे ऊपर आए हैं वो सिर्फ इन्हीं के ऊपर इक्तफा कर सकते हैं। वो लेक्चर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, जो भी होंगे। तो वो आपको अलहदा से लेक्चर ये होगा कि आप सारे इकट्ठे करके ले लेंगे। ठीक हो गया? तो उनके लिए डबल एफर्ट होगी, आपका अपना ही फायदा है, मेरा तो इसमें कोई नहीं, उल्टा मेरे ऊपर बर्डन ही क्रिएट होता है। लेकिन बेटा पेपर पास कराना मकसूद है। ठीक हो गया? बाकी हालात, वाकयात, सिचुएशन जो है वो सारी हमारे सामने है, बहुत ही मुश्किल हालात हैं। अल्लाह ताला सबको अपनी आफियत में, खैर खैरियत में रखे। फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स सिचुएशन चल रही है। तो नॉर्मली जो मेरे फीस की बैच होती है, बैच की फीस है वो 11,000 ही होती है, इससे कम तो मैंने खैर नहीं ली। रेगुलर बैच वाले आप सारे स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। पोस्ट रिजल्ट में भी मेरा शुरू से यही आइडिया था, लेकिन जब मैंने अपने हालात देखे हैं तो मैंने कहा कि नहीं यार, इस बार हाथ हल्का रख लो। तो हमारी इस टाइम फिलहाल बैच की फीस जो है वो 6,000 ही रहेगी, सिर्फ इसी बैच में। ये आधी नहीं हो जाना भाई। तो इंशाल्लाह बाकी ये होगा कि जो हमारी बीएम की क्लास होगी एग्जैक्टली 4 बजे 3 बजे स्टार्ट हो जाया करेगी। हमारी लाइव क्लास का ये पैटर्न रहेगा। तो क्लास में आना मस्ट है। आप क्लास में आए, आप क्लास में अपनी 85% अटेंडेंस मस्ट श्योर करें। और बड़ी इंटरेस्टिंग होकर हमारी क्लास होती है, बोर नहीं होता बंदा, बिल्कुल भी नहीं होता। हम इतनी गपशप से पढ़ते हैं। आप रेगुलर बैच के जो लेक्चर हैं वो लेंगे, इंशाल्लाह आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना बेहतरीन पढ़ते हैं, बोर नहीं होते आप। ठीक है? और लाइव आना, 85% आप अटेंडेंस मेंटेन करें, साथ में टेस्ट और असाइनमेंट करें। पुत्र सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपका पेपर रह जाए, और घर में इसके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है बच्चे? अब जिसका कोई क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ सकता है, कोई भी किसी भी किस्म का। सर ये जो मेरा एक सवाल है कि जो बच्चे हैं जिन्होंने पहली बार जो बीएमबीएस पढ़ रहे हैं, तो वो भी ये वाला बैच फॉलो कर सकते हैं? क्योंकि हमें तो ये आज पता चला बेटा कि आप पढ़ा रहे हैं इक्वल सब मिल। इक्वल 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 एक्सप्लेनेशन के साथ चीज चलती है। मैंने आपको बताया कि बीएमबीएस का चैप्टर लेंथी नहीं है। बीएमबीएस में जो आपको करना है वो सीखना है। ये सीखना है कि आपने आंसर कैसे देना और उसको जस्टिफाई कैसे करना है। मैं आपको सिंपल इतना बताता हूं कि जब एग्जाम में बच्चे गए बैठे होते ना, तो उनको मिसालें याद आ रही होती है, सर ने ये एग्जाम्पल दे के पढ़ाया था। तो वो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
कि पहली बार पढ़ रहे हैं, सेकंड टाइम पढ़ रहे हैं, हमारे पास मोर देन इनफ टाइम है और हमारी इक्वली स्पीड होती है। बल्कि रेगुलर बैच जो है इंशाल्लाह 2 हफ्ते बाद हम मर्ज हो जाएंगे, क्योंकि उसके भी सिर्फ 2 चैप्टर हुए हैं। रमज़ान की वजह से, रिजल्ट की वजह से काफ़ी सारी छुट्टियां आ गई थी, तो वो नेक्स्ट वीक में तो हम एक ही सारा बैच हो जाएंगे। ठीक हो गया बच्चे? ओके सर, ठीक है। ओके, किसी और का क्वेश्चन? मेरा बेटा शुएब, असद, चले बेटा जी। हाँ, एक और चीज, आप नोट्स मेरे से ले सकते हैं, मतलब अभी आप किसी को सारे चाहिए वो ले सकता है। मैंने कभी हालांकि ये नहीं दिए, लेकिन इस बार ये सब के लिए मौजूद हैं। आप में से कोई भी ये नोट्स लेता है ले सकता है, क्लासेस लेनी है नहीं लेनी है, इट्स डिफरेंट। कि कम अज कम आप 10-12 क्लासेस लें बेटा, हम कम अज कम 25% सिलेबस कवर कर लेंगे, आपको बहुत कुछ आइडिया हो जाएगा, बहुत कुछ इसका फायदा मिलेगा, नुकसान कम अज कम फिर भी नहीं होगा आपको। ठीक हो गया? तो जिसको भी नोट्स वगैरह चाहिए मुझे व्हाट्सएप कर सकता है पर्सनली। माय नेम इज हाफिज जुनैद और मैं आपके ग्रुप का एडमिन भी हूँ, तो वहाँ पे मेरा नाम भी लिखा हुआ होगा पूरे का पूरा। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, या आप दूसरा एडमिन, किसी भी एडमिन को मैसेज कर देंगे, आपको आपके नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन क्लास में जरूर आइए बस। ठीक हो गया बच्चे? ओके बेटा जी, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।